हेलो एवरीवन, कॉम्पिटिटिव सोशोलॉजी के भाग 23 में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, हाराकिरी प्रथा कहाँ की है। तो हाराकिरी प्रथा जापान की है। और हाराकिरी प्रथा होती क्या है, इस प्रथा में समुराई योद्धा हैं, वो जब युद्ध के अंदर हार जाते हैं तो वो पकड़ा जाना पसंद नहीं करते, तो वो अपने आप को मार लेते हैं। और मारने का कारण ये होता है कि जो अपनी नाभि है उसके नीचे चाकू से वार करके वो अपनी स्वयं की हत्या कर लेते हैं। तो हाराकिरी जो प्रथा है, इसमें जो समूह के लिए या अपने देश के लिए जो समुराई योद्धाओं द्वारा जान दी जाती है, बलिदान दिया जाता है, उसी को हाराकिरी प्रथा कहा गया है। और इमाइल दुर्खिम ने इसी को प्रारब्धवादी आत्महत्या के अंतर्गत शामिल किया था। आत्महत्या का सिद्धांत, सुसाइड थ्योरी है, ये किसकी है? इमाइल दुर्खिम की है। और 1897 में इन्होंने ये सिद्धांत दिया था। इनके एक दोस्त थे, उन्होंने सुसाइड कर लिया था। उसके पश्चात उन्होंने इस सिद्धांत का खोज का उनके दिमाग में आया और उन्होंने विभिन्न लोगों से इसके बारे में विचार विमर्श किया और फिर एक पुस्तक लिखी 1897 में, जिसका नाम था आत्महत्या। और उसी में उसने आत्महत्या के प्रकार बताए। तो इमाइल दुर्खिम ने आत्महत्या के 3 प्रकार बताए हैं: अहमवादी आत्महत्या, प्रारब्धवादी आत्महत्या, आदर्शहीन आत्महत्या। और इसके अलावा इन्होंने एक अन्य प्रकार की आत्महत्या का वर्णन भी किया है। परंतु यदि क्वेश्चन आ जाता है भी दुर्खिम ने आत्महत्या के कितने प्रकार बताए हैं, तो हम केवल 3 ही लिखेंगे वहाँ पर। अहमवादी आत्महत्या, इगोस्टिक सुसाइड, क्या होता है कि एक व्यक्ति संगठित समूह में रहता है और उस संगठित समूह से व्यक्ति यदि अपने आप को अलग महसूस करने लग जाता है और अपने आप को अलग पाता है, तो उससे निजात पाने के लिए, उस एक अकेलेपन से निजात पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या का रास्ता अख्तियार करता है। इसे दुर्खिम ने अहमवादी आत्महत्या कहा है। जैसे एक परिवार या समाज है, परिवार है, उस परिवार में व्यक्ति ये समझने लगे भी आप उसकी बहुत ज़्यादा उपेक्षा हो रही है, वो अकेला है, उसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है, तो इस एकांकीपन से छुटकारा पाने के लिए व्यक्ति आत्महत्या करता है। उसको इगोइस्टिक सुसाइड या अहमवादी आत्महत्या दुर्खिम ने कहा है। आत्महत्या का मतलब दुर्खिम ने ये बताया है, भी स्वयं को मारना, वो प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे अप्रत्यक्ष रूप से हो, स्वयं की किसी भी तरह से हानि पहुंचाना आत्महत्या के अंतर्गत आएगा। तो अहमवादी आत्महत्या, जो व्यक्ति अकेला महसूस करता है और अपने आप को उस अकेलेपन से निजात दिलाने के लिए जो आत्महत्या करता है, उसको अहमवादी आत्महत्या कहा जाता है। दूसरा है प्रारब्धवादी आत्महत्या, एल्ट्रिस्टिक सुसाइड। ये आत्महत्या अहमवादी आत्महत्या के एकदम विपरीत है। यहाँ पर व्यक्ति समूह के अंदर इतना घुल मिल जाता है कि उसका खुद का जो व्यक्तिगत निष्ठा है वो एकदम से समूह के अंदर सम्मिलित हो जाती है और समूह की भलाई के लिए, समूह की अच्छाई के लिए व्यक्ति अपने आप को बलिदान कर देता है। इसमें दो, एक तो हाराकिरी जो जापान की प्रथा है, उसको इमाइल दुर्खिम ने यहाँ पर कोट किया और उन्होंने कहा कि वो प्रारब्धवादी आत्महत्या के अंतर्गत आती है, क्योंकि वहाँ पर वो लोग समूह की भलाई के लिए, देश की भलाई के लिए अपने आप का बलिदान कर देते हैं। और जो सेना में सैनिक जो शहीद होते हैं, वो भी प्रारब्धवादी आत्महत्या के अंतर्गत आएंगे, क्योंकि वो अपने आप को बलिदान करते हैं किसके लिए? देश के लिए, समूह के लिए, सेना के लिए, समाज के लिए। और इसके साथ साथ जो भारत में सती प्रथा थी, वो सती प्रथा भी प्रारब्धवादी आत्महत्या के कारण वो उसे भी प्रारब्धवादी आत्महत्या कहा गया। क्यों? क्योंकि वो सती प्रथा थी, वो भी एक समाज के द्वारा उसको फोर्स किया जाता है और समाज से एक ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है कि जो विडो हो जाती है, वो अपने पति के साथ अपने आप को जलाकर आत्महत्या कर लेती है। इसके बाद आदर्शहीन आत्महत्या है, एनोमिक सुसाइड। आदर्शहीन आत्महत्या का मतलब ये होगा, जब कोई व्यक्ति या समाज या समूह सामाजिक नियमों मूल्यों को मानने से मना कर दे और उनके खिलाफ व्यवहार करने लगे, तो इसको आदर्शहीन की अवस्था कहा जाता है। और उस आदर्शहीनता की अवस्था से समाज में अव्यवस्था फैल जाएगी। तो उस अव्यवस्था से तंग आकर जब कोई व्यक्ति आत्महत्या करता है, तो उसको आदर्शहीन या एनोमिक सुसाइड कहा जाता है। घातक आत्महत्या, घातक आत्महत्या एक अन्य प्रकार की आत्महत्या है जिसमें व्यक्ति अपने आप को मार लेता है, क्योंकि समाज ऐसी परिस्थितियां पैदा कर देता है जिसके कारण व्यक्ति अपने आप को मार देता है। जैसे मान लीजिए किसी पुराने समय में क्या होता था, किसी औरत के बच्चे नहीं होते थे, तो उसे औरत को दूसरी शादी करना अलाउड नहीं होता था।
और पुरुष में मान लो किसी तरह की कोई कमी है और बच्चे उसके नहीं हो पाए, तो समाज है वो औरत को ताने मारता था और उनसे तंग आकर वो जो औरत है वो सुसाइड कर लेती थी। तो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण अपने को देखने के मिलते हैं, जिसको दुर्खीम ने घातक आत्महत्या कहा। तो दुर्खीम ने 3 प्रकार की आत्महत्याओं का विशेष रूप से उल्लेख किया अपनी पुस्तक में सुसाइड में, जो 1897 में लिखी। अहमवादी आत्महत्या, प्रारब्धवादी आत्महत्या और आदर्श आत्महत्या। एक सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसकी है? ये इमाइल दुर्खीम की है। सामाजिक तथ्य के बारे में उन्होंने क्या परिभाषा दी? सोचने, विचारने तथा अनुभव करने के वे तरीके हैं जिनके दबाव से व्यक्ति अपने व्यवहार तथा क्रिया को नियंत्रित करता है तथा ये व्यक्तिगत चेतना से बाहर विद्यमान होते हैं। इसका मतलब जैसे संस्कृति है, तो संस्कृति क्या होगी? सामाजिक तथ्य होगा, क्योंकि संस्कृति के बारे में लोग सोचते भी हैं, अनुभव भी करते हैं और संस्कृति के दबाव में रहकर भी काम करते हैं। जाति है वो भी क्या होगा? सामाजिक तथ्य होगा, क्योंकि जाति के दबाव में भी व्यक्ति काम करते हैं, उसके बारे में सोचते विचारते भी हैं। जाति के नियम है वो व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित भी करते हैं तथा ये व्यक्तिगत चेतना से बाहर विद्यमान रहते हैं। इसका मतलब ये हुआ जो सामाजिक तथ्य है, उन सामाजिक तथ्यों के प्रति अपनी व्यक्तिगत चेतना काम नहीं करती, बल्कि सामूहिक चेतना काम करती है। हम उनके बारे में क्या सोचते हैं महत्व नहीं रखता, बल्कि समूह या समाज क्या महत्व देता है उनको, वो महत्वपूर्ण है। तो ये परिभाषा किसकी है? इमाइल दुर्खीम की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिक तथ्य की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? तो सामाजिक तथ्य की अवधारणा कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल फैक्ट है, ये इमाइल दुर्खीम के द्वारा दी गई। इमाइल दुर्खीम ने माना कि सामाजिक तथ्य, सामाजिक घटनाएं उनको एक वस्तु की तरह मानना चाहिए और उनका निष्पक्षता के साथ अध्ययन करना चाहिए। इसके बाद अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य या सोशल फैक्ट की अवधारणा की व्याख्या अपनी कौन सी पुस्तक में की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड 1895 में लिखी गई थी, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम, उसमें उन्होंने सामाजिक तथ्य की अवधारणा का वर्णन किया था। तो क्वेश्चन ये भी आ सकता है, समाजशास्त्रीय पद्धति के नियम या रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड पुस्तक किसकी है? इमाइल दुर्खीम की। कब लिखी गई? 1895 में। इन्होंने अपनी कौन सी अवधारणा का इस पुस्तक में प्रयोग किया था? सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट की अवधारणा का इन्होंने प्रयोग किया था। दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य सोशल फैक्ट है उसकी कितनी विशेषताएं बताई है? 2 विशेषताएं बताई है। वो 2 विशेषताएं कौन कौन सी है? दुर्खीम ने सामाजिक तथ्य की कौन सी विशेषताओं का वर्णन किया है? बाह्यता और बाध्यता, एक्सटीरियरिटी एंड कंसंट्रेट। अब देखिए, बाह्यता का मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति से परे है। इसका मतलब जो सामाजिक तथ्य है उसका निर्माण तो व्यक्ति के द्वारा किया जाता है, परंतु एक बार निर्मित होने के बाद वो व्यक्ति से बाहर की चीज़ हो जाता है, इसीलिए इसको बाह्यता का है। जैसे सामाजिक मूल्य है, संस्कृति है, रीति रिवाजें हैं, नियम है, इनको बनाया तो व्यक्तियों ने था, परंतु अब वो व्यक्तियों की पहुंच से बाहर हो गए। इसका मतलब ये हुआ अब व्यक्ति उनको उनमें परिवर्तन नहीं कर सकते, उनको बदल नहीं सकते या उनको हटा नहीं सकते, क्योंकि वो समाज के द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं। तो बाह्यता का मतलब हो गया व्यक्ति से बाहर की चीज़ें, भी बनाया तो उन्होंने लेकिन वो उसको परिवर्तन नहीं कर सकते। बाध्यता का मतलब हो गया फोर्सफुली, मतलब वो जो सामाजिक तथ्य हैं उन सामाजिक तथ्यों का व्यक्ति को पालन करना अनिवार्य होता है, वो बाध्यकारी है उनका पालन करने के लिए, क्योंकि यदि वो उनका पालन नहीं करता है तो समाज विरोधी माना जाएगा। तो वो जो सामाजिक तथ्य है वो व्यक्ति पर बाध्यकारी दबाव डालते हैं, जिससे व्यक्ति को वो कार्य करने पड़ते हैं। सामाजिक तथ्यों का वस्तुओं के रूप में विचार किया जाए, ये बात किसने की? इमाइल दुर्खीम ने भी। जो भी सामाजिक तथ्य है उनको वस्तु की तरह अध्ययन कीजिए, केवल हम तभी उसके बारे में वस्तुनिष्ठ स्टडी कर पाएंगे। दुर्खीम के अनुसार कौन सा धर्म व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देता है? प्रोटेस्टेंट धर्म है वो व्यक्ति को अधिक स्वतंत्रता देता है, और जो व्यक्ति को जितनी ज़्यादा अधिक स्वतंत्रता देगा सुसाइड उस समाज में उतना ही अधिक होगा। तो इसी आधार पर दुर्खीम ने बताया कौन सा धर्म भाग्यवादिता और विश्वास या रूढ़िवादिता पर आधारित है? कैथोलिक धर्म है। तो उन्होंने निष्कर्ष निकाला अपने अध्ययन से कि कैथोलिक धर्म है उस धर्म में सबसे कम, प्रोटेस्टेंट धर्म से कम आत्महत्याएं होती है। तो इसका मतलब ये हुआ जहाँ पर भाग्यवादिता, रूढ़िवादिता, परिवर्तन विरोधी या विश्वास पर आधारित है वहाँ आत्महत्याएं कम होगी, क्योंकि वो संगठित अधिक होंगे। इसके बाद है आत्मावाद या जीववाद का सिद्धांत किसका है? तो ये टाइलर का है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। आत्मावाद या जीववाद का मतलब ये प्रत्येक सजीव या निर्जीव चीज़ों में एक आत्मा या जीवित सत्ता महसूस की जाती है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सामाजिक समझौते का सिद्धांत किसका था? रूसो, लोक और होब्स, इन तीनों ने ही सामाजिक समझौता
अपना अपना सामाजिक समझौते पर विचार दिए हैं। जैसे जो हॉब्स ने पुस्तक लिखी थी लेवियाथन, उस पुस्तक में इन्होंने सामाजिक समझौते का जिक्र किया था। रूसो ने भी अपनी पुस्तक लिखी था सोशल कॉन्ट्रैक्ट, उसमें सामाजिक समझौते का जिक्र किया था। तो ये जो तीनों हैं, रूसो, लॉक और हॉब्स, ये सामाजिक समझौते, इन तीनों ने अपने अपने सिद्धांत प्रस्तुत किए हैं। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनुस्मृति के लेखक मनु ही है। एक क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर डालना है। दुर्खीम ने जो सामाजिक तथ्य की अवधारणा दी थी वो अपनी कौन सी पुस्तक में दी थी? इसके बाद अर्थशास्त्र ग्रंथ है, किसके द्वारा लिखा गया? ये कौटिल्य या चाणक्य या विष्णुगुप्त के द्वारा, एक ही नाम है ये, इनके द्वारा लिखा गया था। जो अर्थशास्त्र के नाम इसका बुक का जो ग्रंथ का अर्थशास्त्र है, परंतु इसमें राजनीतिक गतिविधियों के बारे में बताया गया है। श्वेतवसन अपराध, अपराध का विभिन्न संगतियों का सिद्धांत, ये किसका है? सदरलैंड का है। इसके बाद मजूमदार व मदान कहाँ के रहने वाले थे? तो मजूमदार व मदान भारत के समाजशास्त्री थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।